रसूलिल करीम फ़ाम्माबाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एयर फाउंडेशन टीपू कैंपस से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला लेक्चर उर्दू बराए जमात नाहाम के लिए। सबक का नाम है पंचायत, राइटर का नाम है मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि पंचायत कहते किसे हैं। हमारे देहातों में आज भी पंचायत का निज़ाम राइज है। पंचायत ऐसी बैठक को कहते हैं जहां गाँव के लोग किसी भी मुतनाज़ा मसले को हल करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इस चैप्टर के अहम निकात क्या है मैं आपको बताती चलूँ। जुम्मन शेख और अलगू की दोस्ती। इस चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। पूरी स्टोरी इन दो कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करती है कि मेन कैरेक्टर यही थे, इन्हीं की दोस्ती थी। और लेकिन पंचायत के दौरान फैसला करने के दौरान इन दोनों में दुश्मनी का आगाज़ हुआ। फिर खाला की ज़मीन, ये जो केस इनके पास आता है जुम्मन शेख की नाइंसाफ़ी, जुम्मन शेख के ऊपर खाला जो है केस दायर करती है। खाला का पंचायत बुलाना, अलगू चौधरी का सरपंच मुकर्रर होना, जुम्मन शेख के ख़िलाफ़ फ़ैसला, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दुश्मनी, बैल की फ़रोख्त, समझू सेठ की पंचायत, अलगू चौधरी के हक़ में फ़ैसला। इस फसाने का मरकज़ी ख्याल यह है कि जब कोई इंसान इंसाफ की कुर्सी पर विराजमान होता है तो इंसाफ के मामले में हर रिश्ते को पसे पुश डाल देता है। इसके पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ होता है। कोई दोस्ती, कोई रिश्तेदारी इसे इंसाफ करने से रोक नहीं सकती। मगर वो मनसिब की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ से काम नहीं लेगा तो दुनिया में भी लानत व मलामत का शिकार बनेगा और आखिरत में भी जवाबदेह होगा। दोस्ती निभाने के लिए इंसाफ से पहले तो ही किसी तरह भी ज़ेब नहीं। दूसरी बात जो इस अफसाने में बताई गई है वो ये है कि जब तक इंसान खुद किसी अमल से नहीं गुजरता उसकी अहमियत का सही इदराक नहीं होता। किनारे से तूफ़ान का अंदाज़ा करना आसान है मगर ख़ुद मौजों से खेलना इंतहाई मुश्किल। जब शेख जुम्मन खुद मनसब की कुर्सी पर नहीं बैठा था उसे अंदाज़ा ना हो सका था कि इंसाफ की कुर्सी की क्या अहमियत होती है। जब इसे मनसब की अहमियत का पता चला तो अलगू से दुश्मनी भी इंसाफ की राह में रुकावट ना बन सकी। मीनिंग ये कि जब अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में आपस में दुश्मनी हो गई कि जुम्मन शेख के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया था, तो फिर जब जुम्मन को सरपंच मुकर्रर किया गया तो तब वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा तो उसे यकीन हुआ कि उसकी दुश्मनी और उसकी नफ़रत बेमायनी थी। क्योंकि जब इस कुर्सी पर बैठा जाए तो अंदाज़ा होता है कि इंसाफ पर फ़ैसला करना कितना मुश्किल होता है और इसमें किसी भी रिश्ते को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। उसके बाद मैं आती हूँ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग के लिए। बेअतनाई करना, तवज्जो ना देना, तहसील इल्म, इल्म का हासिल करना, खातिरदारियाँ, खिदमत करना, ख्वाजा हिजर की आयात, लंबी उम्र, जानवे अदब तय करना, मुअद्दब बैठना, सब्ज़ बाग दिखाना, झूठा वादा करना, शान फजीलत, बढ़ाई की शान, कामिल, पूरा, खेवे करना, फेरे लगाना, मसनद, तख्त, गद्दी, वज़ा, तर्ज, हिबा नामा, वो दस्तावेज़ या कागज़ जिस पर कोई चीज़ अता करने का इकरार लिखा जाए। उसके बाद मैं आपको इसके मकासद तदरीस बताती चलूँ। तलबा को पंचायत की मफ़हूम और अहमियत से आगाह करना, तलबा को अदल इंसाफ और हक़ व सदाकत की फजीलत से रोशनास कराना, देहाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से तलबा को मुतारिफ़ कराना, ये बताना कि सनफ़ अफ़साना किस तरह ज़िंदगी की हकीकतों से वाबस्ता है। उसके बाद आते हैं हम, जब मैं आपको चैप्टर की ब्रीफली जो है डिस्कशन बता देती हूँ। उसके बाद आप इसकी ब्रीफली रीडिंग खुद करेंगे। जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो दोनों शराकत में बाड़ी करते थे, दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। उनकी दोस्ती का आगाज़ बचपन से हो गया था। ये दोनों दोस्त शेख जुमराती के शागिर्द थे। चौधरी अलगू उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा करते थे जबकि जुम्मन शेख ये समझता था कि इल्म हासिल करना उस्ताद की दुआ होता है। इन दोनों के मुकाबले में इनके उस्ताद शेख जुमराती शागिर्दों पर सख्ती के कायल थे। चूँकि जुम्मन पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था इसलिए इसे ज़्यादा मार पड़ती थी। जब जुम्मन जवान हुआ तो उसकी शोहरत इर्द गिर्द के देहातों में लड़ाई बढ़ाई करने वाला, यानी कि लड़ाई झगड़ा करने वाला और हट धर्म सा इंसान था। उसके इस तरह उसकी जो है शोहरत हुई कि वो एक लड़ाका सा लड़का नमूदार हुआ। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। जुम्मन इसे सब्ज़ बाग दिखाकर वह ज़मीन इस शर्त पर अपने नाम करवा ली कि वो सारी उम्र खाला के खाने पीने का ख्याल रखेगा। उसने खाला से वादा किया कि वो उसका सरबराह बनेगा और उसका ख्याल रखेगा और उसी को संभालेगा। वो उसको अपनी ज़मीन उसके नाम कर दे। खाला बेचारी अकेली रहती थी, उसे एक अच्छा मौका लगा कि कोई उसको ख्याल रखने वाला होगा। उसने अपनी ज़मीन उसके नाम कर दी। मगर चंद महीनों बाद ही जुम्मन शेख ने आंखें फेर ली। खाला गरीब का कोई पुरसाने हाल न था। जब उसने जुम्मन से बात की तो जुम्मन ने भी कुछ भी देने से साफ़ इनकार दिया। उसने जुम्मन से कहा कि मुझे तुम्हारा ये फ़ैसला मंजूर नहीं, तो मुझे मेरे पैसे अदा कर दो, मैं अपना अलग से खा लिया करूँगी। लेकिन जुम्मन को इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने बेतनाई से जवाब दिया, रुपया कहाँ ये फैलता है। मतलब उससे गुस्सा आ गया कि कहाँ से लाऊँ, मतलब पैसे, मतलब तुम्हारी ज़मीन से तो पैसा आ ही नहीं रहा, ये वो। इस तरह उसने हीले बहाने उसके लिए घड़ना शुरू कर दिए। जुम्मन के तेवर देखते हुए खाला ने
पंचायत बुलाने का फ़ैसला कर लिया। जुम्मन को पंचायत का कोई डर न था, क्योंकि गांव के सभी लोग उससे डरते थे, उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते थे। इसने खाला से कहा कि आप बिलाशुबा पंचायत से फ़ैसला करवा सकती हैं। खाला कई दिन तक आसपास के गाँव में लोगों को पंचायत का पैगाम देती रही। वो जुम्मन शेख के दोस्त अलगू चौधरी के पास भी हैं, उसे भी पंचायत में आने के लिए कहा। अलगू चौधरी ने बोला कि मैं आने के लिए पंचायत में आ जाऊँगा, मगर मेरी ज़ुबान नहीं खुलेगी क्योंकि जुम्मन शेख मेरा दोस्त है। खाला ने ताक का निशाना मारा। बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? मतलब खाला को अब यकीन हो गया था कि मतलब अब वो जुम्मन शेख जो है उसके हक़ में शायद फ़ैसला ना सुनाए। इसी खाला ने उसको इस तरह बोला कि क्या तुम्हें खुदा ताला का कोई डर नहीं है? क्या तुम अपनी दोस्ती निभाते रहोगे और इंसाफ का फ़ैसला नहीं करोगे? शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जिस तरह टाट बिछा जाता है, वो पूरा एक मंजर पेश किया गया कि सारे लोग जमा हुए, गाँव के लोग वहाँ पर पंचायत के सामने जमा हुए। पंचायत ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। पंचायत में मौजूद राम दखन ने, जो वो भी एक इलाके का मुअज़्ज़ज़ आदमी था, उसने कहा कि आप खाला से पूछा कि आप सरपंच किसको मुकर्रर करने चाहिए? सरपंच कहते हैं जो पंचायत का सरबराह होता है। खाला ने अलगू चौधरी को अपना सरपंच मुकर्रर किया। अलगू चौधरी परेशान हो गया क्योंकि जुम्मन उसका दोस्त था, तो वो इस बात से घबरा गया कि वो अब दोस्त के ख़िलाफ़ कैसे फ़ैसला करेगा। जुम्मन शेख की मुराद बार आई कि अब उसे कोई ख़तरा नहीं था। मुराद बार आई मतलब उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई कि अब तो जुम्मन जो है वो सरपंच मुकर्रर हो गया, तो अब तो उसे कोई ख़तरा ही नहीं है, अब तो उसके हक़ में फ़ैसला सुनाएगा। मगर जब अलगू चौधरी मुनसिफ की कुर्सी पर बैठा तो उसे अपनी अजीम ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने को इंसाफ से काम लेते हुए जुम्मन चौधरी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। उसने मतलब वो हिबानामा मनसूख करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अम्मा जी का पूरा हक़ अदा करो, या तो उनको उसी तरह खिलाओ पिलाओ, नहीं कर सकते तो तुम्हारा हिबानामा मनसूख हो जाएगा और तुम्हें अम्मा की ज़मीन वापस करनी पड़ेगी। जुम्मन चौधरी के ख़िलाफ़ इस फ़ैसले ने अलगू चौधरी जुम्मन शेख की दोस्ती की जड़ें हिला दी। कुछ अरसे बाद जब वक्त गुजरता गया तो अलगू चौधरी के पास बैलों की खूबसूरत जोड़ी थी। इससे पंचायत के 1 माह बाद अलगू चौधरी का एक बैल मार गया। अलगू को अंदेशा था कि जुम्मन शेख ने इसे जहर दिलवा दिया। अब दोनों में दुश्मनी का इतना ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुका था कि अलगू को लगने लगा कि शायद जुम्मन ने उसके बैल को मरवा दिया, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं था। अकेला बैल अलगू चौधरी के किसी काम का न था। उसने वो बैल समझू सेठ के हाथ भेज दिया। समझू सेठ ने बैल 1 माह के उधार पर लिया था। समझू सेठ ने बैल 1 माह के उधार पर लिया था, यानी कि उसने कहा था वो 1 माह के अंदर अंदर इस बैल की कीमत अदा कर देगा। इसने बैल से खूब काम लिया, लेकिन इसे खाने के लिए कुछ ना देता। कभी कभार मंडी में खुश घास इसके आगे डाल देता और रोज़ाना 3-3, 4-4 चक्कर मंडी के लगाता। एक दिन समझू सेठ कई कनस्तर घी बेचकर बैल और गाड़ी पर कई बोरे नमक लाद कर गाँव आ रहा था। बैल ने ज़रा भी आराम ना किया था। सेठ को घर पहुँचने की जल्दी थी। बैल अगर दम लेने के लिए रुकता तो सेठ इसे कोड़े मारता। सेठ को घर पहुंचने की जल्दी थी। सेठ परेशान हो गया कि अब बैल जो है वो बिल्कुल हिलने का नाम ले रहे हैं। इसके पास 200-400 रुपये थे और कई बोरे नमक थे। रात का वक्त था और बैल गिर गया और वापस उठ ना सका। वो अपना सामान छोड़कर अब कहीं जा भी नहीं सकता था। रात उसकी आंख लग गई और उसे चोर इसका सारा सामान वहाँ रास्ते से ही उसकी थैली उठाकर ले गए और उसे बिल्कुल खाली हाथ कर गए। जब सेठ समझू घर पहुंचकर अपनी बीवी की सारी बात बताई तो वो रो रो कर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी कि इसने बीमार और मनूस पहले इसको दे दिया है। जब वक्त आने पर अलगू चौधरी ने समझू सेठ से अपनी रकम का मुतालबा किया तो लड़ने मरने पर आमादा हो गया। आखिर फैसला हुआ कि इस मामले पर पंचायत बिठाई जाए। एक बार फिर इसी दरख्त के नीचे पंचायत बैठी। जब समझू सेठ से मुनसिफ की बाबत पूछा गया तो इसने शेख जुम्मन को सरपंच बनाने का अंदिया दिया। क्योंकि वो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दुश्मनी से वाकिफ़ था। यहाँ समझो सेठ ने नहायत चालाकी के साथ काम लिया। उसे अंदाज़ा था कि इन दोनों में अब गहरी दुश्मनी हो चुकी है, इन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। तो यकीनन जो है शेख जुम्मन जो उसको सरपंच बनने के बाद वो अलगू चौधरी के ख़िलाफ़ फ़ैसला ज़रूर सुनाएगा, क्योंकि उसने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था। तो अब यकीनन उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाएगा और मुझे फ़ायदा हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही जब शेख जुम्मन मनसब की कुर्सी पर बैठा तो उसे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने फ़रीक़ैन से अपने हालात बयान किए, दोनों तरफ से उनकी राय ली गई, उनसे केस की पूरी बाबत सुनी गई। जुम्मन ने दोनों की बयानात गौर से सुनने के बाद कहा, बैल जिस वक्त समझो के घर आया इस वक्त बैल को कोई बीमारी ना थी, इसलिए समझो को बैल की पूरी कीमत अदा करना होगी। ये समझो के लिए बहुत समझा जाए तो एक तरह की शॉकिंग न्यूज़ थी कि वो ऐसे कैसे हो सकता है कि अलगू ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया और जुम्मन जो है वो उसकी अलगू के हक़ में फ़ैसला सुना रहा है। जुम्मन और शख्स बोला कि समझो इसलिए समझो को बैल की पूरी कीमत अदा करना होगी। एक और शख्स बोला कि समझो से तावान भी लिया जाए कि इसने बैल को दौड़ा कर मार दिया। जुम्मन बोला कि इसका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुछ देर बाद जुम्मन शेख अलगू चौधरी के पास आए और कहा, भैया जब तुमने मेरी पंचायत की थी तो मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था, लेकिन आज मुझे पता चला कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स ना किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मुनसिफ होता है। इसी बात सुनकर अलगू चौधरी मुस्कुरा दिया और दोनों की दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त एक बार फिर से खड़ा हो गया। ये थी इसकी मुकम्मल रीडिंग। इस बात से मैं अंदाज़ा होता है कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठने के बाद इंसान सिर्फ़ और सिर्फ हक़ को मद्देनज़र रखता है और इंसाफ करते हुए ना तो किसी दोस्त रिश्तेदार का ख्याल किया जाए बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हक़ के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। इसके चैप्टर की मुकम्मल रीडिंग करने के बाद आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए गए हैं। आप वहाँ से देखकर इसे याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।